मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आता हूं। ठीक है, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है, आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पिछले दिन हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो हमारा ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कंप्लीट है, डीकंपोजिशन कंप्लीट है, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट है, और आज जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सीरीज लिखा हुआ है आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। कल मैंने आपको बताया था, ये जो सीरीज है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होता है वह उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है और अगर जिंक से रिएक्शन होगा तो जिंक कहां पर है, हमारा जिंक यहां पर है, लेकिन कॉपर नीचे है, यानी कि जिंक ऊपर है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ठीक है, और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है याद रखना है, बहुत काम का चीज है, आपको हमेशा काम आएगा। आप जीवन में जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक ये काम आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, और वो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है AgNO3। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंपाउंड है AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा जो मेरे पास कंपाउंड है ये AgNO3 है। ठीक है, और मेरे पास मान लीजिए कि दूसरा जो कंपाउंड है ये हमारे पास क्या है, AgNO3 है, और दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है वो है NaCl। ठीक है, तो जो सबसे पहला एग्जांपल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, AgNO3 है, ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, NaCl है। ठीक है, अब जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सभी लोग जान रहे हैं ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास क्या है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, और हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। जब आप लोग इसको देखोगे, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जो कंपाउंड है इसमें दो लोग हैं, एक Ag है और दूसरा क्या है, NO3 है, यानी कि Ag पॉजिटिव है और NO3 क्या है, निगेटिव है। उसी तरीके से अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे तो एक Na पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, Cl निगेटिव है। यानी कि मैं सिंपल कहना चाह रहा हूं कि ये जो कंपाउंड है ये भी आयंस से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो कंपाउंड है ये भी आयंस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, AgNO3 के साथ है और Na क्या है, Cl के साथ है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ कमाल का बात होने वाला है। कमाल का बात क्या होगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि ये जो Ag है ये Na को कहेगा भाई तू अपना वाला माइनस हमको दे दो और हम अपना वाला माइनस तुमको दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे दो कंपाउंड है और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अपना आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा और इसका माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा। तो ये जो आपका Ag था, ठीक है ना, ये जो Ag था पहले इसके साथ NO3 था, लेकिन अब क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और ये जो आपका Na था, ठीक है, इसके पास पहले Cl था तो अब क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है वो बनने वाला है क्या, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, याद रखना है ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, याद रखना है। और कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये बात याद रखना है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कैसे करेगा, तो दोनों कंपाउंड का जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ये बात याद रखना है, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो बहुत नॉर्मल सा बात है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सेकेंड एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कंपाउंड है BaCl2। ठीक है, इसका नाम है बैरियम क्लोराइड। ठीक है, बैरियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, और मैं यहां पे ले लेता हूं दूसरा कंपाउंड Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट है हमारे पास।
सोडियम सल्फेट। अब देखिए ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कैसे करेगा, तो यहां पे देखिए ये जो कंपाउंड है ये दो आयन से मिलकर के बना हुआ है, एक Ba और दूसरा क्या Cl, ठीक है, Ba और Cl। उसी तरीके से यहाँ पे सोडियम है, एक Na है और दूसरा क्या है SO4 है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है 2 निगेटिव है, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, पहले बैरियम के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ क्या था सल्फेट था, लेकिन यहां पे क्या होगा एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा, यानी कि जो बैरियम का माइनस था वो चला जाएगा सोडियम के साथ और जो सोडियम का माइनस था वो किसके साथ आ जाएगा बैरियम के साथ, यानी कि ये कंपाउंड इस तरीके से बनने वाला है BaSO4, ठीक है, और क्या बनने वाला है NaCl बनने वाला है। तो ये है बैरियम सल्फेट, याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये है बैरियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट का भी यहां पर क्या बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बात याद रखना है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो कंपाउंड रिएक्शन करेंगे जिसमें उसका आयंस क्या होगा एक्सचेंज होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब डिफिनीशन की दुनिया में लिखा हुआ है, यहीं पर ले लेते हैं एक एग्जांपल, या नहीं तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। चलिए अब इसमें हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में क्या है हमारे पास है, मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2S से, ठीक है। ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। देखिए जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में क्या होने वाला है, तो यहां भी वही खेला होगा, ये भी दो से मिलकर के बना हुआ है, कॉपर से और SO4 से, ठीक है ना, ये भी दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और सल्फर से, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये जो कॉपर है ये सल्फेट के साथ है, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो कॉपर है चला जाएगा सल्फर के साथ और हाइड्रोजन चला आएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा Cu2S, ठीक है, और उसके बाद बनेगा H2SO4, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है देखिए इसका नाम है क्यूपरस सल्फाइड, या आप ये याद रखना है इसका कि इसका ब्लैक पीपीटी बनेगा, यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा Cu2S का। तो ये जो एग्जांपल है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो मेरे विचार से आप लोग समझ पाए होंगे, याद कीजिए, ठीक है, कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का एक एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, कि हमारे पास पोटासियम आयोडाइड है, ठीक है, हमारे पास क्या है पोटासियम आयोडाइड है और हमारे पास लीड नाइट्रेट है, ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करता है। तो ये दोनों रिएक्शन कैसे करेगा, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड हम जानते हैं ये दोनों रिएक्शन करेगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन रिएक्शन कैसे करेगा, तो देखिए ये भी दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, K पॉजिटिव I निगेटिव, ठीक है, ये भी बना हुआ है Pb और NO3 निगेटिव, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है। अब क्या होगा, ये जो K है, ये जो K है ये चला जाएगा किसके साथ, NO3 के साथ, और Pb चला जाएगा I के साथ, यानी कि यहां पर बनेगा PbI और क्या बनेगा KNO3, ठीक है। तो ये जो PbI है इसका नाम है लीड आयोडाइड, ठीक है, लीड आयोडाइड, और हम जानते हैं कि लीड आयोडाइड का पीला यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक है। तो देखिए ये जो एग्जांपल है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का एग्जांपल है और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, आयंस का अदला बदली करके, ठीक है। तो मेरे विचार से आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा एक्सचेंज ऑफ आयंस के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे तो जगह नहीं है, चलिए ठीक है यहीं पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को आप समझिए इधर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है NaOH है, ठीक है,
हमारे पास क्या है NaOH, ये 5th नंबर एग्जांपल है। NaOH है और मान लीजिए कि हमारे पास क्या है HCl है। ठीक है, ये जो NaOH है ये क्या है, NaOH एक बेस है, ठीक है, और HCl क्या है, एक एसिड है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, NaOH क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो देख लीजिए ये भी 2 आयंस मिलकर बना हुआ, ये भी तो एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है, H2O बनने वाला है। तो ये जो NaCl बना ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। स्पेशल कुछ नहीं है, बस यहां पर एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो वहां पे बनता है सॉल्ट और वाटर, ये बात याद रखना है। ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एसिड और बेस के बीच में तो वहां पर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप ढंग से लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, और आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। चलिए ठीक है, अगला जो हमारा टाइप है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए इधर थोड़ा सा कहानी समझिए, ये क्या मुद्दा है। ठीक है, रिवर्सिबल किसको बोलते हैं और इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि N2 है, ठीक है, और H2 है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन की एक विशेषता क्या है। ठीक है, यहां तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, मान लीजिए कि जब अमोनिया नहीं बना था, यानी कि NH3 नहीं बना था, तो N2H2 रिएक्ट करके क्या बना रहा था, अमोनिया बना रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर अमोनिया थोड़ा बनेगा तो ये क्या होगा, अमोनिया टूट टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही बनाएगा। यानी कि आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन दोनों साइड से चल रहा है, आप सिंपल ऐसा समझिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो दोनों तरफ से चलते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखना है, जो दोनों तरफ से चलता है, याद रखना है, जो दोनों तरफ से चलता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और देखिए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तब हम लोग इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चालू हो जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बात याद रखना है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और याद रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन केवल और केवल क्लोज्ड कंटेनर में पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको खुले में करोगे तो जो अमोनिया बनेगा वो गायब हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। ठीक है, जब तक आप उसको क्लोज कंटेनर में नहीं करोगे ये दोबारा रिएक्टेंट को नहीं बना सकता है। तो याद रखना है रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो दोनों तरफ से चलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा, और ये केवल और केवल क्लोज कंटेनर में पॉसिबल है। ठीक है, इससे संबंधित आपको एक और बात याद रख लेना है, क्या कि कभी ऐसा समय आएगा, जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है स्पीड में, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि जितना स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है ना, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बात याद रखना है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग उसको स्पेशल नाम देते हैं, और हम क्या नाम देंगे,
हम उसका नाम देंगे कि भाई साहब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। याद रखना है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, याद रखना है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों साइड से चलेगा, जो एक ही साइड चलता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल, याद रखना है। तो मतलब सिर्फ यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये बात याद रखना है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत छोटा सा बात था। अगर रिएक्शन दोनों साइड से चल रहा है तो रिवर्सिबल, अगर एक ही साइड से चल रहा है तो इरिवर्सिबल। ठीक है, लगभग सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं है दुनिया में जो दोनों साइड से ना चले। लेकिन हाँ, मतलब बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल, हमको पता ही नहीं चलता है, हम फील नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि चलो भाई साहब वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है। तो आई होप कि आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फंडा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टाइप के रिएक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे काम का है, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लीजिए। देखिए, ऑक्सीडेशन का दो मतलब होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई साहब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो किसी के साथ किसी में से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए कि H2O है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये टूट करके H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, ये जो H2O है इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब निकल जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये मैंने बस समझाने के लिए, ये कोई एग्जांपल नहीं है। ठीक है ना, तो अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है फिर भी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन का दो मतलब हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना या नहीं तो हाइड्रोजन का निकलना। इसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का क्या मतलब होगा, देखो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन जब ऑक्सीजन निकल जाएगा किसी में से, ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। उसी तरीके से अगर किसी में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तब उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ एग्जाम्पल के साथ खेलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों को क्या समझ में आ जाए कि ये ऑक्सीडेशन क्या है और ये रिडक्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, CuO और H2 है। ठीक है, एग्जाम्पल है पहला नंबर CuO। ठीक है, और ये क्या है, H2 है। देखिए, जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो आप सभी प्रकार के रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आपका दिमाग काम कर गया होगा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है कॉपर की तुलना में। आप उस सीरीज को देखिए, हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है कॉपर की तुलना में, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ठीक है, यानी कि यहां पे बन जाएगा H2O और ये बेचारा कॉपर अकेला नंगा भूखा घूमेगा। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होने वाला है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, अब थोड़ा समझिए। पहले था कॉपर ऑक्साइड, पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड, अब ये कॉपर अकेला बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया और सिर्फ क्या बचा, कॉपर बचा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि CuO का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यानी कि यहां पे रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन हुआ CuO का। ये बात याद रखना है। ठीक है, CuO का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि हम लोग रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ, रिडक्शन का सिंपल सा मतलब हुआ किसी में से ऑक्सीजन का निकल जाना। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हुआ। अब देखिए सुनिए, अब हाइड्रोजन पहले अकेला था। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, यहां पे देखिए, इसको देखिए, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन पहले अकेला था और उसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। यानी कि हम बोलेंगे यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, हम बोलेंगे भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का, यानी कि हाइड्रोजन का। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा
कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन। अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ गया, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग मतलब ऑक्सीडेशन बोलने वाले हैं। तो ये बात क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल को लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और वो एग्जांपल हमारा क्या होने वाला है, एग्जांपल ये है, मान लीजिए कि हमारे पास H2S है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। फिर यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बनेगा HCl और ये सल्फर अकेला बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, समझ रहे हैं हम। साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखिए ये जो आपका है H2S, पहले इसके साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अब देखिए सल्फर अकेला बच गया है। ठीक है ना, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहां से हाइड्रोजन निकल गया, H2S में से हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहां पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने का मतलब है, ठीक है, कि भाई यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसका ऑक्सीडेशन, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको देखिए, क्लोरीन को, क्लोरीन पहले अकेला था, लेकिन क्लोरीन के साथ देख लीजिए हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मेरे विचार से इस दोनों एग्जांपल की मदद से आप लोग ऑक्सीडेशन भी समझ गए होंगे और रिडक्शन भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक और मुद्दा का बात है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुद्दा का बात क्या है, देखिए इधर ये जो H2S है, देखिए इधर सुनिए, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन का रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उसको हाइड्रोजन मिल गया। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे हाइड्रोजन मिला तब तो मेरा रिएक्शन हुआ। तो हाइड्रोजन दिया किसने, हाइड्रोजन दिया H2S ने। यानी कि H2S कौन है, H2S वह बंदा है जो हाइड्रोजन दिया, जिसके कारण क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर H2S नहीं होता तो क्लोरीन का रिडक्शन नहीं होता। यानी कि H2S कौन है, तो H2S वह है जो रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये जो H2S है, ठीक है, ये जो H2S है, ये क्या है, ठीक है, ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है, ये बात याद रखना है। इसके कारण दूसरे का रिडक्शन हुआ, तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, ठीक है, जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, याद रखना है। ठीक है, जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात याद रखने योग्य है। अब देखिए ये जो H2S है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, ये खुद, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसके खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बात याद रखना है। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आप थोड़ा सा क्लोरीन को देखिए। ठीक है, उसी तरीके से आप किसको देख लीजिए, क्लोरीन को देख लीजिए। ठीक है, या नहीं तो हम लोग पिछले वाले रिएक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, यहां पर रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पर जो H2S है, उसका रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन था जो उसका दिया हुआ हाइड्रोजन ले लिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हम चाहते हैं कि मेरा ऑक्सीडेशन हो, तो कब पॉसिबल है, जब हम अपना हाइड्रोजन किसी को दे दे, और जो हाइड्रोजन ले लिया, जो हाइड्रोजन ले लिया, उसके कारण मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है ना, मतलब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या है, H2S का ऑक्सीडाइजिंग करवाया। क्योंकि अगर क्लोरीन नहीं होता तो हाइड्रोजन नहीं लेता, कोई हाइड्रोजन नहीं लेता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी कि H2S का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, क्लोरीन ने। तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा मतलब हुआ, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, ये बात याद रखना है। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कमाल का बात क्या है कि क्लोरीन के खुद का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इसमें हम देखें कि भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर कौन है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा मन है कि हम यहां पर ये चेक करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक है। यहां पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है CuO का, ठीक है। यानी कि यहां पर जो CuO है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरे विचार से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में अंतर समझ में हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2, ठीक है। तो मेरे विचार से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा फंडा खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगला और ये अंतिम टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर खत्म कर लिए, ठीक है ना। एक था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, हम वो लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइम पर ही, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेंसिडिटी, ठीक है। द लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा बल्ले बल्ले है, हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप हमारा पूरा लेक्चर देखे हैं तब, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये गौर किया होगा कि हमारे घर में खाना बनता है सुबह में, और मान लीजिए कि बहुत गर्मी का मौसम है, हम खाना को छोड़ देंगे तो क्या होगा? शाम होते 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 वो खाना खराब हो जाएगा, यानी कि वो खाना से अजीब बदबू आने लगेगा, उसका टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी का सिंपल से क्या मतलब हुआ कि कोई भी खाने वाला पदार्थ है, ठीक है, वो खराब हो गया, उसमें से गंदा स्मेल आने लगा, उसका टेस्ट गंदा हो गया, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी फूड है तो उसमें फैट है, उसमें ऑयल है, ठीक है। तो वो जो फैट और ऑयल है वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जिसके कारण कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका स्मेल बहुत बेकार होता है, और उसी के कारण वो फूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसका क्या नाम है? रेंसिडिटी नाम है। तो ये बात याद रखना है, रेंसिडिटी का क्या कारण है? भोजन में जो फूड एंड ऑयल है वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका स्मेल खराब होता है, और उसी के कारण वो फूड खराब हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो जब फैट और ऑयल जो फूड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, तो अनप्लीजेंट स्मेल आता है और टेस्ट आता है, यानी खराब स्मेल और टेस्ट आता है। इसका नाम क्या है? रेंसिडिटी नाम है। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि भोजन खराब हो गया, ये दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। भोजन खराब नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम बचाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा भोजन का रेंसिडिटी नहीं हो, हमारा भोजन बचा रहे, तो उसका कुछ उपाय है, ठीक है। कई उपाय है, आप इसको कई तरीके से रोक सकते हैं। जिसमें पहला जो रोकने का तरीका है कि आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो कर देगा, ठीक है। यानी कि भोजन को खराब होने में तो लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो याद रखना, पहला तरीका क्या हुआ कि आप भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को डालो तो आपका भोजन थोड़ा देर तक बच जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का कुछ एग्जांपल है, जैसे BHA और BST, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। याद रखना BHA और BST ये क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, कि जो फैट और ऑयल से बना हुआ भोजन है आप उसको नाइट्रोजन गैस में पैक करो। जैसे आप लोग चिप्स खाते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है? गैस भरा रहता है, हवा भरा रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है? जो चिप्स है उसमें जितना ऑक्सीजन है, चाहे जितना एयर होगा, सबको बाहर निकाल देगा और सिर्फ नाइट्रोजन को अंदर में भर देगा। तो नाइट्रोजन क्या है? लेस रिएक्टिव है, लगभग रिएक्ट नहीं करता है। तो जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो भोजन खराब नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि जो भी भोजन फैट और तेल से बना हुआ है, ऑयल से बना हुआ है, आप उसको नाइट्रोजन गैस में पैक करो। तीसरा तरीका क्या हुआ? आप उसको फ्रीज में रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो, ठीक है। चौथा बचाने का तरीका है कि आप उसको लाइट से दूर रखो, ठीक है। आप जितना उसको लाइट के पास में रखोगे वो भोजन उतना ही जल्दी खराब होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। ये था रेंसिडिटी। तो चैप्टर खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं है, इफ नॉट, तो प्लीज क्लैप, ठीक है ना, ताली बजा दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग अपना चैप्टर खत्म कर चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट।